नाइट वॉच चैनल पर इस विस्तृत अन्वेषण में स्वागत है। आज का विषय सच बताऊं तो आज की जो चर्चा है वो थोड़ी विचलित करने वाली है। हाँ, विचलित करने वाली और पूरी तरह से सच्ची। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स और रिसर्च है, वो बहुत ही प्रामाणिक हैं। बिल्कुल। आज हमारा मिशन इतिहास में दर्ज सबसे विश्वसनीय ज़ॉम्बी घटना की सच्चाई को उजागर करना है। ज़ॉम्बी शब्द सुनते ही ना दिमाग में हॉरर फिल्में आने लगती हैं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। हाँ, ये क्लार्वियस नार्सिस नाम के एक असली इंसान की कहानी है। एक ऐसी घटना जो विज्ञान, अंधविश्वास और एक बहुत बड़े धोखे की सीमाओं को धुंधला कर देती है। एकदम सही कहा। और इस पूरी घटना को समझने के लिए ना हमें पहले 2 मई 1962 में जाना होगा। हैती का अपोल अल्वर फिट्सर अस्पताल है ना? हाँ, बिल्कुल। उस अस्पताल के एक कमरे में क्लैवियस नार्सिस बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे खून की उल्टियां हो रही थीं, तेज बुखार था और फेफड़ों में पानी भर गया था, जिसे हम मेडिकल भाषा में पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। अरे हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि महज 48 घंटे पहले तक वो आदमी एकदम स्वस्थ था। बिल्कुल, कोई पुरानी बीमारी नहीं, कोई लक्षण नहीं, बस अचानक से उसका शरीर जैसे क्रैश हो गया। जैसे कोई कंप्यूटर सिस्टम अचानक क्रैश हो जाता है ना, सब कुछ बंद हो जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि असल में खराबी क्या है। एकदम वैसा ही। डॉक्टर भी अंधेरे में तीर चला रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक स्वस्थ इंसान को अचानक ये रहस्यमयी बीमारी कैसे हो गई। और उस वक्त अस्पताल के कमरे में माहौल भी काफी तनावपूर्ण था। क्लेवारियोस के परिवार में 5 भाई बहन थे, लेकिन वहां सिर्फ उसकी बहन एंजेलिना मौजूद थी। हाँ, और ये बात बहुत अहम है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये पारिवारिक विवाद इस पूरी कहानी की नींव रखता है। बिल्कुल। दरअसल माता पिता की मृत्यु के बाद क्लेवियस ने एक बहुत ही कह सकते हैं कि स्वार्थी कदम उठाया था। उसने सारी संपत्ति हड़प ली थी, है ना? हाँ, सारी संपत्ति और पैसा अपने नाम कर लिया था। वो एक राजा की तरह शानदार घर में जी रहा था। और बाकी भाई बहन? वो भयंकर गरीबी में थे। क्लेवियस ने उनकी कोई मदद नहीं की, तो जाहिर है कि परिवार अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। नफरत और लालच, ये दोनों चीजें रिश्तों को कैसे खोखला कर देती हैं, ये उसका सीधा उदाहरण है। एंजेलिना का वहां अकेले होना इसी बात का सबूत था। और फिर एंजेलिना के सामने ही अस्पताल के उसी कमरे में क्लेवियस की हालत और बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। हाँ, और वो अजीब सी वो दम घुटने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें निकालने लगता है। डॉक्टर दौड़कर आते हैं, चेक करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। और मौत का कारण क्या बताया गया? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर का अचानक इतना बढ़ जाना कि अंदरूनी अंग काम करना बंद कर दें। लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं था वहां। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बस एक अंदाजा लगा रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद 3 मई को अंतिम संस्कार होता है। बाकी भाई बहन भी आ जाते हैं। एंजेलिना जब ताबूत में रखे क्लेवियस को आखिरी बार छूती है, तो उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा होता है। हाँ, और फिर ताबूत को कीलों से बंद करके दफना दिया जाता है। अगर ये कोई आम कहानी होती तो यहीं खत्म हो जाती। एक लालची भाई की रहस्यमयी मौत, लेकिन असली खौफनाक खेल तो आधी रात को कब्रिस्तान में शुरू होता है। अरे बाप रे, वो कब्रिस्तान वाला हिस्सा तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। आधी रात के बाद जब सब सो रहे होते हैं, तब 2 लोग चुपचाप उस ताजा कब्र के पास आते हैं और वो कब्र खोदना शुरू कर देते हैं, ताबूत बाहर निकालते हैं, कीलें उखाड़ते हैं और क्लेवियस के शरीर को बाहर निकाल लेते हैं। और सोचिए, वो इतने शातिर थे कि उन्होंने खाली ताबूत को वापस वैसी जमीन में दफना दिया। हाँ, ताकि किसी को भनक भी न लगे कि कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई है। फिर वो क्लेवियस के हाथ पैर बांधते हैं, काले कपड़े में लपेटते हैं और उसे उत्तरी हैती के जंगलों में ले जाते हैं, एक बहुत बड़े बाढ़ से घिरे गन्ने के खेत में। और उस खेत का नजारा, वो कोई आम खेत नहीं था। वहां दर्जनों लोग पहले से काम कर रहे थे। लेकिन उनकी चाल वो इंसानों जैसी नहीं थी। वो रोबोट की तरह झटकेदार चाल से चल रहे थे। एकदम बिना किसी भावना के। वो लोग बस मशीनों की तरह काम कर रहे थे। और फिर क्लेवियस को खेत के बीचों बीच बनी एक इमारत में ले जाया जाता है। वहां जड़ी बूटियों और इंसानी हड्डियों से भरे जार रखे थे। हाँ, और वहीं पर इस पूरे ऑपरेशन के सरगना से उसकी मुलाकात होती है। एक बुकोर, हेती का वुडू पुजारी। लोग अक्सर इन वुडू या हड्डियों को सिर्फ डराने का नाटक मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था,
बोकुर इन चीजों का इस्तेमाल लोगों के दिमाग को काबू करने और उन्हें डरा कर रखने के लिए करते थे। ये सत्ता का एक क्रूर ढांचा था। तो बोकोर उसे खरीद लेता है एक तरह से, और फिर कहानी यहाँ शांत हो जाती है। पूरे 18 साल बीत जाते हैं। 18 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। हाँ, 1980s के दशक की शुरुआत आ जाती है। एंजेलिना अपने गांव के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में है। तभी एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। और उस आदमी की आंखें एकदम लाल हैं। उसके गाल पर होठों से लेकर कान तक एक बहुत गहरा कटने का निशान है। और वो अपनी भारी आवाज में कहता है कि वो क्लेरिवियस है। मतलब कोई भी क्या सोचेगा, 18 साल पहले मरे हुए इंसान को अचानक ऐसे बाजार में देखकर एंजेलिना उसे पागल ही समझेगी ना। जाहिर सी बात है, उसने तुरंत पुलिस बुला ली, क्योंकि संपत्ति का मामला था। तो लगा होगा कोई बहरूपिया है जो जायदाद हड़पना चाहता है। पुलिस को भी यही लगा। उन्होंने इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि पुलिस ने सच्चाई का पता कैसे लगाया। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने क्लेरिवियस के बचपन से जुड़े बेहद गुप्त सवालों की एक लिस्ट बनाई। ऐसी बातें जो घर की चारदीवारी के बाहर किसी को पता ही नहीं हो सकती थी। और उस अजनबी ने उसने बिना झिझक के हर एक सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे दिया। एकदम सही सही, जिससे ये साबित हो गया कि वो वाकई क्लेरिवियस ही था। यहाँ ये विषय वाकई बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। कोई व्यक्ति मौत के 18 साल बाद वापस कैसे आ सकता है? और जब पुलिस ने उससे ये सवाल पूछा ना, तो क्लेरियस ने जो सच बताया वो इंसानियत की सबसे खौफनाक परत खोलता है। उसने बताया कि वो अस्पताल के उस बिस्तर पर मरा ही नहीं था। वो पूरी तरह से सचेत था। हाँ, वो सुन पा रहा था कि डॉक्टर उसे मृत घोषित कर रहे हैं। उसे ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन वो लकवाग्रस्त था। उसका शरीर एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। इसे मेडिकल भाषा में लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। लॉक्ड इन सिंड्रोम, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि दिमाग पूरी तरह से जिंदा है, सब कुछ समझ रहा है, लेकिन शरीर तक सिग्नल पहुंच ही नहीं रहे। शरीर एक पिंजरा बन जाता है। बाप रे! और वो निशान जो उसके गाल पर था? हाँ, वो निशान, वो कोई चोट नहीं थी। जब उसे ताबूत में रखकर कीलें ठोकी जा रही थी, तो एक कील सीधा लकड़ी को पार करती हुई उसके गाल में घुस गई थी। उफ, एक जिंदा इंसान के चेहरे पर कील ठोकी जा रही है और वो दर्द से चीख भी नहीं सकता। और फिर उसे जिंदा दफना दिया गया। वो मिट्टी का दबाव, ऑक्सीजन की कमी, वो अपनी ही कब्र में असली मौत का इंतजार कर रहा था। जब तक कि उन 2 आदमियों ने उसे बाहर नहीं निकाला। लेकिन सवाल यह है कि वो इस हालत में पहुंचा कैसे? ये कोई प्राकृतिक बीमारी तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर विज्ञान की एंट्री होती है। 1982 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता थे वेड डेविस। हाँ, वेड डेविस। उन्होंने हेती जाकर इस पूरे मामले की गहराई से जांच की थी। और उनकी रिसर्च ने इस पूरी अलौकिक घटना का रासायनिक सच दुनिया के सामने ला दिया। क्लेवियस सच बोल रहा था। मतलब ये कोई जादू टोना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा था। और वो धोखा किसने दिया? उसके अपने सगे भाई ने। बिल्कुल। अप्रैल 1962 में जब क्लेवियस बीमार पड़ा था, उसी दिन उसका भाई उससे मिलने आया था। पुरानी दुश्मनी भुलाने का नाटक करते हुए उसने क्लेवियस को गले लगाया था। और उसी गले मिलने के दौरान उसने क्लेवियस की त्वचा पर एक बारीक पाउडर मल दिया। जैसे किसी ट्रोजन हॉर्स का हमला होता है ना, दोस्ती के वेश में दिया गया एक ऐसा धोखा जिसने इंसान को जिंदा लाश बना दिया। एकदम सही उपमा है। और पता है उस पाउडर में क्या था? वेड डेविस ने जब उसका परीक्षण किया तो उसमें टेट्रोडोटॉक्सिन मिला। टेट्रोडोटॉक्सिन? ये तो पफर फिश में पाया जाता है ना? हाँ, पफर मछली का जहर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। रुको, अगर ये जहर इतना शक्तिशाली है तो क्लेवियस की मौत क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जहर एक अलग तरीके से काम करता है। ये नसों के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। अच्छा। तो दिमाग शरीर को हिलने का कोई सिग्नल नहीं भेज पाता। इसी वजह से वो लकवाग्रस्त हो गया था। और ये हृदय गति को इतना धीमा कर देता है कि शरीर लगभग हाइबरनेशन में चला जाता है। मतलब ऑक्सीजन की जरूरत एकदम कम हो जाती है। बिल्कुल। 1960 के दशक के वो साधारण मेडिकल उपकरण उस धीमी धड़कन को पकड़ ही नहीं पाए और डॉक्टरों को लगा वो मर चुका है। ये तो मतलब विज्ञान के नजरिए से वो जिंदा था, लेकिन दुनिया के लिए एक लाश बन चुका था। उसके भाई ने सिर्फ संपत्ति के लिए उसे मौत से भी बदतर सजा दी। हेती में ज़ॉम्बी बन जाना मौत से भी बुरा माना जाता है। ये आत्मा को गुलाम बनाने जैसा है। लेकिन एक चीज अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर उस जहर का असर कुछ समय बाद खत्म हो जाता है तो वो गन्ने के खेत में 2 साल तक काम कैसे करता रहा? वो भाग क्यों नहीं गया? राइट? हाँ, वो भाग क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे रसायन विज्ञान का दूसरा चरण शुरू होता है। बोकुर को एक लकवाग्रस्त शरीर नहीं चाहिए था,
उसे एक गुलाम चाहिए था। ओह, मतलब कुछ और भी दिया गया उसे। हाँ, कब्र से निकालने के बाद बोकोर ने क्लेवियस को एक दूसरा विषैला पदार्थ देना शुरू किया। हेती में इसे ज़ॉम्बी कुकुम्बर कहा जाता है। ज़ॉम्बी कुकुम्बर, ये तो कोई पौधा है। हाँ, वैज्ञानिक रूप से ये धतूरा प्रजाति का पौधा है। अच्छा, धतूरा। क्लेवियस ने बताया भी था कि बोकोर ने उसके मुंह में कोई तरल पदार्थ डाला था, जिसके बाद उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। बिल्कुल, धतूरा इंसान की स्वतंत्र इच्छा शक्ति को खत्म कर देता है। ये दिमाग में एसिटिलकोलाइन नामक रसायन को ब्लॉक करता है। और एसिटिलकोलाइन यादें बनाने और सोचने के लिए जरूरी होता है ना? एकदम सही। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो इंसान अत्यधिक मतिभ्रम का शिकार हो जाता है। वो खुद से सोच नहीं सकता, विरोध नहीं कर सकता। तो वो बस एक प्रोग्राम किया हुआ रोबोट बन जाता है। जाग रहा है, काम कर रहा है, लेकिन दिमाग पूरी तरह से बोकोर के कंट्रोल में है। लालच और पुरानी दुश्मनी इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, ये उसकी सबसे डरावनी मिसाल है। सच में, वुडू और वो सारे अनुष्ठान तो बस एक दिखावा थे। असली खेल तो टेट्रोडोटॉक्सिन और धतूरे का था। विज्ञान अक्सर उन चीजों की व्याख्या कर देता है जिन्हें हम जादू या चमत्कार मान लेते हैं। क्लारवियस को पूरे 2 साल तक उस खेत में गुलाम बनाकर रखा गया। और वो आजाद कैसे हुआ? एक दिन अचानक उसी खेत में किसी दूसरे ज़ॉम्बी ने आक्रामक होकर उस बोकोर को मार दिया। अरे वाह! तो बोकोर के मरने के बाद उन्हें वो धतूरे का डोज मिलना बंद हो गया होगा। बिल्कुल। और धीरे धीरे क्लारवियस का दिमाग सामान्य स्थिति में लौटने लगा। लेकिन वो तुरंत अपने घर नहीं गया। उसे डर होगा कि उसका भाई उसे फिर से मार देगा। हाँ, उसे पता था कि ये साजिश उसके भाई की ही है। इसलिए वो 16 साल तक हेती में इधर उधर छिप कर रहा। वो सिर्फ तब सामने आया जब उसे खबर मिली कि उसका भाई मर चुका है। तो अगर हम न्याय के नजरिए से देखें तो ये कहानी बहुत निराश करती है। हाँ, क्योंकि क्लारवियस 1994 तक जिंदा रहा, बेहतर जिंदगी जी, लेकिन उसे धोखा देने वाले भाई और उस बोकोर को कभी कोई सजा नहीं मिली। दोनों अपने किए का बिना कोई हिसाब दिए ही दुनिया से चले गए। चर्चा का समापन करते हुए श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि चिकित्सा विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली है ना? बिल्कुल, अब तो एडवांस्ड हार्ट रेट मॉनिटर्स और ब्रेन स्कैनर्स मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जरा सोचिए, चिकित्सा विज्ञान के पूरे इतिहास में ऐसी कितनी मौतें दर्ज होंगी जो असल में मौत नहीं बल्कि किसी दुर्लभ जहर से उत्पन्न लकवा रही होंगी। ये विचार सच में रातों की नींद उड़ाने वाला है। क्या आज भी दुनिया के किसी कोने में किसी कमजोर मेडिकल सुविधा वाली जगह पर ऐसे मामले हो सकते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे? कुदरत के पास अभी भी ऐसे कई रसायन हैं जो हमारे आधुनिक उपकरणों को चकमा दे सकते हैं। शायद मॉनिटर पर दिखने वाली वो सीधी रेखा हमेशा कहानी का अंत नहीं होती। नाइट वॉच चैनल पर इस गहरे और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और अन्वेषणों के लिए जुड़े रहिए।